अरे लीलावती, तू तो फंस गई इन लड़की वालों की बातों में। मुझे तो नहीं लगता कि ये तुझे दहेज देंगे, क्योंकि दहेज की बातें तो शादी से पहले ही तय हो जाती हैं। अरे नहीं, क्या फंस गई? मैं दहेज का एक एक पैसा इनसे वसूल लूंगी। पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि ये लोग तुझे दहेज देंगे भी। मैंने तो तुझसे अपने गांव के राम नरेश की बेटी को तेरे बेटे के लिए बताया था, वो दहेज भी मुंह मांगी देते। इतना बोलकर लीलावती की बहन कमलावती वहां से चली गई। लीलावती के परिवार में उनके पति सोमनाथ, एक बेटा शोभित और बेटी शोभा थे। सोमनाथ एक सरकारी कंपनी में बड़े अफसर थे और बेटा शोभित मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था और बेटी शोभा कॉलेज में पढ़ती थी। शोभित काफी खुले विचारों वाला लड़का था। वह एक लड़की को बहुत पसंद करता था जो कि उसकी कंपनी में ही एक छोटे पोस्ट पर करती थी। उसका नाम दीप्ति था। वह बहुत ही सुंदर व सुशील थी। उसके परिवार में उसके पिता सुरेश, जो कि एक किसान थे, उसकी माँ फूल कुमारी और 2 छोटी बहनें थीं जो गांव में रहकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन शोभित ने दीप्ति को अपने दिल की बात कही कि वह उससे बहुत पसंद करता है और शादी करना चाहता है। तो दीप्ति शादी के लिए मान जाती है, पर उसने कहा कि आपको शादी ब्याह की बातों के लिए मेरे पापा से बात करनी पड़ेगी। इस पर शोभित मान जाता है और दीप्ति के गांव जाकर उसके पापा से अपनी शादी की बात करता है। तो दीप्ति के पापा कहते हैं कि बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं और मेरी 2 और बेटियां हैं, इसलिए मैं आपको दहेज में कुछ नहीं दे पाऊंगा। इस पर शोभित ने कहा कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, मेरे यहाँ किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है और मेरे घर वालों को भी दहेज का कोई लालच नहीं है। उनकी शादी हो जाती है। फिर शोभित दीप्ति को लेकर अपने चला आता है। यह देखकर शोभित के परिवार वाले बहुत नाराज होते हैं। लीलावती बहुत गुस्सा होती है, पर बेटे के सामने कुछ कह नहीं पाती और अपना गुस्से का घूंट अंदर ही अंदर पी जाती है। फिर अगले दिन शोभित के सामने वो कहती है कि बहू, आज तुम्हारी रसोई की रस्म होगी। तो शोभित कहता है कि माँ, आप कितनी अच्छी हैं। मैं सोच रहा था कि कहीं आप दीप्ति को नहीं अपनाएंगी। तो लीलावती बोलती है कि क्या करूं बेटा, अरमान तो मेरे बहुत थे तेरी शादी को लेकर, लेकिन तूने अपने मन की मनमानी कर ली। हमारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो लीलावती की बेटी शोभा कहती है, जाने दो ना माँ, अब भैया की पसंद को अपनी पसंद बना लेते हैं। और दीप्ति भाभी है भी तो कितनी सुंदर, ये भी तो देखो ना, लाखों में एक है मेरी भाभी। शोभा ने दीप्ति के गालों पर हाथ रखकर कहा। फिर सोमनाथ बोले, अरे हमारे बेटे की पसंद है, लाखों में क्या, ये तो करोड़ों में एक है। फिर अपने परिवार वालों का ऐसा प्रेम दीप्ति के लिए देखकर शोभित बहुत खुश हुआ और हंसकर ऑफिस निकल गया। शोभित के घर से निकलते ही लीलावती दीप्ति के पास गई और बोली, क्यों री, यहाँ बैठकर किसको याद कर रही है? चल उठ, बहुत काम पड़ा है, चल के काम कर। फिर दीप्ति उठकर वहां से बर्तन धोने के लिए किचन में चली गई। फिर लीलावती और शोभा उसके पास किचन में जाकर बोली, तेरे माँ बाप ने कुछ दिया है या नहीं तुझे? तो दीप्ति बोली कि मम्मी जी, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। मेरे पापा एक किसान हैं जो गांव में खेती गृहस्थी करते हैं और हम 3 बहन हैं, इसलिए पापा कुछ नहीं दे पाए। इतना सुनकर लीलावती बोली, अच्छा किसान है तेरा बाप और घर गृहस्थी चलाता है, तो किसी भूखे नंगे परिवार में करता ना शादी तेरी, मेरे घर में मेरे शोभित से क्यों कर दिया? तो दीप्ति बोली, मम्मी जी, पापा ने रिश्ता नहीं किया, शोभित जी खुद मेरे पापा के पास गए थे मेरा हाथ मांगने। अच्छा, मीठी मीठी बातें करना भी जानती है तू अच्छे से, है ना? मेरा शोभित तेरे बाप के पास कैसे गया? तेरा बाप जब गांव में रहता है तो? दीप डरते डरते बोली, वो मम्मी जी, शोभित जी मुझे इसी शहर में मिले थे। मैं भी उस कंपनी में काम करती थी जहां शोभित जी करते हैं, तो वो मुझे पसंद करने लगे थे और गांव जाकर मेरे पापा से मिलकर शादी की बातें तय किए। फिर हमारी शादी हुई। अच्छा, तो इतना जलेबी की तरह बातें क्यों घुमा रही है? सीधा सीधा बोल कि अमीर घर का लड़का देखकर तूने मेरे बेटे को फंसा लिया। तो ननद शोभा बोली कि हाँ माँ, अब इसके बाप की तो औकात थी नहीं इतने अच्छे घर में शादी करने की, तभी तो वो गांव में रहता है और बेटी को यहाँ भेज रखा है कि बेटी अमीर घर के लड़कों को फंसा ले तो इसके बाप का खर्चा बच जाए। तो दीप्ति बोली कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने शोभित जी को बताया था कि हम लोग बहुत गरीब हैं, मेरे पापा आपको दहेज नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, वो ऑफिस से आएंगे तो आप लोग पूछ लीजिएगा।
तो सोमनाथ बोले कि खबरदार, जो शोभित के सामने किसी भी बात का जिक्र किया तो तेरी जुबान खींच लूंगा। पर पापा जी, मेरी बात तो सुनिए। पापा जी की बच्ची, ननद शोभा ने दीप्ति के बालों को नोचते हुए कहा कि अगर भैया से कोई भी घर की बात बताई ना तो तेरी क्या हश्र करेंगे, तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर सास कहती है, जा जाकर काम कर, भिखारन कहेगी। तब तक शोभित ऑफिस से आ जाता है तो लीलावती छत पर से ही शोभित को घर आते देखती है तो दौड़कर नीचे जाती है और दीप्ति को धमकाती है कि कोई भी बात शोभित को मत बताना, और किचन में खुद काम करने लग जाती है और दीप्ति को कहती है, तू जा अपने कमरे में। दीप्ति चुपचाप कमरे में चली जाती है। तभी शोभित कमरे में जाकर कहता है, कैसी हो दीप्ति, यहाँ मन लग रहा है ना? तो दीप्ति चुपचाप हाँ में सिर हिला देती है। फिर लीलावती कहती है, मन क्यों नहीं लगेगा, हम सब हैं ना इसके पास, हमसे भी अच्छा परिवार मिलता क्या इसको। फिर शोभित बरामदे में जाकर बोला, हाँ माँ, ये तो सच है, सच में आप लोगों के जैसा सास ससुर मिलना बहुत किस्मत की बात है। और माँ, आप किचन में काम कर रही हैं, अब आपकी बहू आ गई है, बहू के होते हुए आप काम करें, अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटा, काम तो सारी उम्र करना ही है इसे, अभी नई नई बहू आई है, अभी हाथों की मेहंदी नहीं उतरी और मैं काम में कैसे लगा दूं बेटा। लीलावती की ये बातें सुनकर शोभित की खुशी दुगनी हो जाती है और वो माँ के गले लगकर बोला, सच में माँ, आपके जैसी सास को पाकर दीप्ति अपनी माँ को भी भूल जाएगी। फिर शोभित दीप्ति के पास जाता है और कहता है कि दीप्ति, देखा मेरी फैमिली कितनी अच्छी है, यूं ही इज्जत देना इन्हें भी। मेरे परिवार वाले तुम्हें कितना प्यार करते हैं, मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरी फैमिली तुम्हें इतना पसंद करेगी। लेकिन अब तुम भी इनकी सेवा करना और शिकायत का कोई मौका ना देना। यूं ही जब शोभित ऑफिस में रहता तो शोभित की माँ, बाप, बहन मिलकर दीप्ति को बहुत परेशान करते और जब घर में रहता तो उसके सामने अच्छे बने रहते। फिर एक दिन लीलावती दीप्ति के पास गई और वो उस समय शोभित घर पर नहीं था। बोली कि तू अपने बाप का नंबर दे, मुझे तेरे बाप से बात करनी है। तो दीप्ति बोली कि मम्मी जी, मेरे पापा आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। तो लीलावती ने उसके गालों पर 4-5 थप्पड़ मारकर बोली, तुझे मैंने प्रवचन देने को नहीं कहा था, नंबर दे तेरे बाप का बस, दहेज तो तेरे बाप का बाप भी देगा, समझी। और उसे गालियां देने लगी। दीप्ति रोते हुए अपने कमरे में चली गई और पापा का नंबर सास को दे दिया। सास ने फोन लगाकर दीप्ति के पापा को खूब सुनाया और बोली कि 5 लाख रुपए और 5 तोला सोना ला कर दे, नहीं तो आकर अपनी बेटी को ले जाओ, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है जो अपनी बेटी को यहाँ भेज दिए हो। दीप्ति सास की बातों को सुनकर बहुत रोई। फिर उसकी मौसी सास आई जो कि उसी शहर में कुछ दूरी पर रहती थी और लीलावती ने सब कुछ अपनी बहन को बताया। तो वह बोली कि अब तुझे दहेज थोड़ी ना मिलेगा, अब तो बहू तेरे घर में है, दहेज की बातें तो शादी के पहले ही तय कर लेनी चाहिए। तो लीलावती बोली, अभी भी मैं 1 पैसा नहीं छोड़ूंगी इसके बाप को, दहेज दे ही तो अपने साथ इसे ले जाए, भूखे नंगों के लिए मेरे घर में कोई धर्मशाला नहीं खुला। फिर लीलावती बहन कमलावती बोली, मैंने तो तुझे एक रिश्ता बताया था पर तेरे लड़के ने तो अपनी पसंद से शादी कर ली, अब दहेज थोड़ी ना मिलेगा तुझे। इतना कहकर कमलावती चली जाती है। इसी तरह रोज जब शोभित घर पर नहीं रहता तो सास लीलावती, ननद शोभा और ससुर सोमनाथ बहू को खूब परेशान करते, उसे मारते, गाली देते, घर से निकल जाने की धमकी देते और शोभित के सामने आते ही सब भोले भाले बनकर खड़े हो जाते। यूं ही एक दिन शोभित ऑफिस चला गया था, तब दीप्ति आंगन में पोछा मार रही थी। तभी शोभा कॉलेज से आई और सैंडल पहने हुए ही दीप्ति के हाथों पर चढ़कर सैंडल से रगड़ दी। दीप्ति दर्द से रोने लगी। फिर सास आई तो बोली, क्यों चिल्ला रही है? तो दीप्ति बोली, मम्मी जी। फिर सास बोली, अच्छा तुझे दिखाई नहीं दिया कि शोभा आ रही है तो रास्ता छोड़कर पोछा लगाऊं? तो शोभा बोली कि बाहर के लोगों को दिखाती है ना ये कि कितना काम करती है, ताकि लोगों को इस पर तरस आए, तभी तो बाहर दहलीज की तरफ पोछा लगा रही थी, एकदम बीचों बीच, ताकि लोग कहें कि हम लोग कितना काम करवाते हैं इससे। फिर जब रात को ऑफिस से शोभित घर आता है तो दीप्ति के हाथों पर सूजन देखकर पूछता है कि ये क्या हुआ है तुम्हें? तो दीप्ति को रोना आ जाता है और वो ननद की सारी बातें बताती है।
पर शोभित को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और शोभित दीप्ति को ही डांटने फटकारने लगता है और उसकी बातों को विश्वास नहीं करता और कहता है कि मेरा परिवार तुम्हें कितना इज्जत देता है और तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो। ऐसे ही रोज चलता रहा। शोभित की गैर मौजूदगी में सास ससुर ननद दीप्ति को मारते पीटते गालियां देते और उसको घर से बाहर निकलने को कहते। उसका जीना दुश्वार हो गया था। शोभित अपने घर वालों को बहुत अच्छा समझता था क्योंकि उसके घर वाले उसके सामने सीधे साधे बनकर रहते और उसकी गैर मौजूदगी में सास ससुर और ननद मिलकर उसे बहुत मारते, उसे दिन दिन भर भूखा रखते। इतना सहते सहते वो बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन यूं ही जब शोभित घर पर नहीं था तो दीप्ति को किसी बात को लेकर बहुत मारा सबने और घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। दीप्ति बहुत रोई और रोते भी लगते चुपचाप वहां से चली गई। रोते रोते जा रही थी तभी उसे कुछ बदमाश नजर आए और वो उनसे बचने के लिए भागने लगी। रास्ते में बहुत अंधेरा होता है और भागते भागते वो एक खाई में गिर जाती है। शोभित जब उस रात ऑफिस से घर आता है तो पूछता है दीप्ति के बारे में, तो उसकी माँ बोलती है कि आज सुबह खाने में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दी थी तो तेरे पापा ने बस यह कह दिया कि नमक थोड़ा कम डाला करो। मायके से कुछ सीख कर नहीं आई क्या? इतनी सी बात पर गुस्सा होकर घर छोड़कर चली गई। तो शोभित बोला जाने दीजिए माँ, गुस्सा उतरेगा तो फिर वो घर आ ही जाएगी। फिर अगली सुबह पास के ही एक इलाके से एक लाश मिलती है जिससे वहां बहुत शोर हो जाता है। तभी शोभित उसी रास्ते से जा रहा था तो भीड़ देखकर जब वह पास जाता है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो दीप्ति को पहचान लेता है और खूब रोता है और देखता है कि उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। यह देखकर वो बहुत रोता है और रोते रोते पागल के जैसा हो जाता है और दीप्ति के बातों को याद करता है कि दीप्ति उसे उसके घर वालों के बारे में बताती थी पर वह यह यकीन नहीं करता था। उसकी एक भूल ने और दहेज के लालची लोगों ने एक गरीब मासूम लड़की की जान ले ली। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।